अब देखते हैं यहाँ पे हम अध्याय 1 में ही प्रारंभिक अध्ययन से ही प्रिलिमिनरी स्टडी में से ही क्लास 11th में भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्व। ठीक है, क्या बोलेगा, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइव स्टॉक इन इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में है। ध्यान से सुनते जाइएगा, पूरे पैराग्राफ थ्योरी है, पूरे पढ़ने से समझ में आ जाएंगे। यदि पेपर में आया भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का क्या महत्व है तो हेडिंग को याद रखिएगा। हेडिंग याद रहेंगे तो आप अंदर के एक्सप्लेनेशन को अच्छे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपके भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुओं का क्या क्या महत्व है। कृषि, खेती बाड़ी एवं पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसकी उन्नति के बिना सुदृढ़ भारतीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना व्यर्थ है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। वहीं पशुपालन को शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं जीवन शैली में पशुओं के संक्षिप्त बिंदुवार वर्णन निम्नानुसार है। क्या बोला गया है कि खेती बाड़ी और पशुपालन में भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, पशुपालन क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था की एक रीढ़ है, जिसके कारण जैसे रीढ़ की हड्डी रहती है तो पूरा मनुष्य या कोई भी पशु आपके खड़ा हो रहता है, उसका आधार है जिस पे टिका रहता है पूरा शरीर। उसी तरह से इस पशुपालन पे ही पूरा अर्थव्यवस्था बना हुआ है भारत की, जिसमें उन्नति के बिना सुदृढ़ और भारतीय अर्थव्यवस्था की परिकल्पना व्यर्थ है। अगर इसकी उन्नति नहीं हुई पशुपालन की तो पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं कह सकते हो। वहीं पशुपालन को शहरी क्षेत्रों में व्यवसाय के रूप में अपनाया गया है। शहर में क्या किया जाता है, पशुपालन की क्रिया को एक व्यवसाय बनाया गया है। वहाँ इसके लिए लोन दिया जाता है। लोन के थ्रू ज़मीन नहीं है तो ज़मीन खरीद करके एक डेयरी फार्म खोल सकते हैं। डेयरी फार्म खोल करके पशु खरीद करके आप कुछ ही पशु खरीदेंगे तो उससे आपकी संख्या बढ़ते जाएंगी, जिससे आपको कई सारे बेनिफिट होंगे। उनके मल मूत्रों से खाद बना के बेच सकते हैं आप, और साथ ही आपके क्या कर सकते हैं, उसके साथ साथ उसके मिल्क से आप दूध के सप्लाई, डेयरी उद्योग, फार्म मिल्क सप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारे बेनिफिट इससे मिलता है और बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलता है। कम खर्च में अधिक उन्नति होती है इससे। तो किस तरह से है उसके बारे में एक एक करके वर्णन दिया है यहाँ पे। पहला है पौष्टिक आहार की प्राप्ति। ठीक है, संक्षिप्त बिंदुवार जो है पशुओं के योगदान में उसके जीवन शैली में पौष्टिक आहार की प्राप्ति है। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रीफायर फूड, पशुओं से दुग्ध प्राप्त होता है जो पौष्टिक एवं पूर्ण आहार है। शाकाहारी भोजन में दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थ जैसे कि मक्खन, पनीर, खोआ, घी ही पशु प्रोटीन का एकमात्र स्रोत है। क्या कहा गया है कि पौष्टिक आहार का पूर्ण आहार है आपका दुग्ध प्राप्त तो जो होता है पशुओं से, जो मिल्क प्राप्त होता है हमको, वो सबसे ज़्यादा पौष्टिकता का एक पूर्ण आहार है। और जो शाकाहारी भोजन करने वाले होते हैं वो दुग्ध और दुग्ध से बने कई सारे पदार्थ होते हैं जैसे कि मक्खन, दही, पनीर, घी, खोआ, ये सब को आप ग्रहण कर सकते हैं। जो शाकाहारी मनुष्य होते हैं वो, जिनसे उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है, बहुत ही लाभदायक होता है। अब पशु प्रोटीन एकमात्र स्रोत है। ठीक है, प्रोटीन प्राप्त करने का पशु ही एकमात्र स्रोत है, जिससे पशु के मिल्क के थ्रू हम प्रोटीन की मात्रा प्राप्त कर सकते हैं। कुल उपलब्ध प्रोटीन, पशु प्रोटीन में दूध का योगदान 63% है। ठीक है, पशु प्रोटीन में दूध का योगदान कितना है, पशु से जो प्रोटीन प्राप्त होता है उनके दूध से, उसमें 63% होता है। और मांस से उच्च गुणवत्ता की प्रोटीन की प्राप्ति होती है। और साथ ही पशुओं के जो मांस होते हैं जिससे बहुत ही उच्च गुणवत्ता वाली अच्छी क्वालिटी का सबसे ज़्यादा प्रोटीन की प्राप्ति होती है। कुल मांस उत्पादन में भैंस मांस, बीफ एवं बफन का योगदान 60% होता है। कुल मांस उत्पादन के क्षेत्र में भैंस है उसके मांस और बीफ, बफेलो आपके बफन, इनके मांस से का 60% आपका योगदान होता है प्रोटीन का, इनके मांस प्राप्त करने के बाद। और क्या दिया हुआ है इसमें नीचे सेकंड पॉइंट पे दिया है कृषि कार्य में पशुओं का उपयोग। कृषि के कार्य में, खेती के कार्य में पशुओं का क्या क्या उपयोग है, तो इसको ध्यान से सुनेंगे। यूज़ ऑफ एनिमल एग्रीकल्चर, सीमांत कृषि खेती का संपूर्ण कार्य खेती
की तैयारी से लेकर मंडियों तक अनाज पहुंचाने का कार्य पशुओं से ही करते हैं। सभी जानते हो इसको कि सीमांत कृषक, ठीक है, जो कृषक होते हैं वो खेती के संपूर्ण कार्य, खेत का जोताई, बोआई, ठीक है, वहाँ खाद को ले जाने का कार्य, और खाद को ले जाने के बाद जब फसल पूरे तैयार हो जाते हैं तो उसको कटाई करके वापस लेके आने का काम, और लेके आने के पश्चात उन फसलों को पूरा मिज़ाई करके उसके अनाजों को कहाँ तक, मंडियों तक ले जाने का कार्य, पूरा कार्य पशुओं के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वे ट्रैक्टर की व्यवस्था करने में असमर्थ होते हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले होते हैं अधिकतर ज़्यादा, तो वो क्या है, ट्रैक्टर की व्यवस्था नहीं कर पाते, उनके पास इतना अवेलेबल नहीं हो पाता है। जो मध्यम वर्ग के या आपके निर्धन वर्ग के कृषक होते हैं उनके पास, तो पशुओं के थ्रू ही वो ये सब कार्यों को करते हैं। और पशुओं के द्वारा मुख्यतः ट्राट पशुओं को, जैसे कि बोला गया है, के द्वारा 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि की जुताई की जाती है, ठीक है। जो ट्राट पशुएं होती हैं, यानी कि जो बहुत ही मजबूत अच्छे गुणों वाले पशुएं होते हैं आपके प्रबल, उनसे 100 मिलियन तक हेक्टेयर की भूमि तक जुताई की जा सकती है, जो कि कुल उत्पादित क्षेत्र का 60% होता है। 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि की जुताई करेंगे तो उससे उत्पादित होने वाले अनाज कितने होंगे फसल के रूप में, हमको प्राप्त जो होंगे लाभ के रूप में 60% तक प्राप्त होंगे। तीसरा दिया है जीवांश खाद की प्राप्ति, अवेलेबिलिटी या बायो फर्टिलाइजर। गोबर से वर्मी कंपोस्ट एवं बेफाइड खाद तैयार कर पशुपालक अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। क्या बोला गया है, जो पशु के गोबर होते हैं उनसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जा सकता है, और खाद बना करके उसको अच्छी तरह का उस खाद को बना करके खेती में फसलों की उपज की जा सकती है। पशुओं के गोबर एवं मूत्र से पोषक तत्व पाए जाते हैं। जो पशुओं के गोबर होते हैं या मल मूत्र होते हैं उनमें बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व फसलों के लिए या पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, ये सभी जानते हैं, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और यह खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं जिसके कारण भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ती है। इनको खाद के रूप में खेतों में डाला जाता है तो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ाते हैं, और उर्वरकता को बढ़ाने के साथ फसल हमारी अच्छी होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है। सन 2002 से 2003 में गोबर खाद से 7,367 करोड़ की आय प्राप्त हुई। क्या बोला गया है कि 2002 और 2003 से गोबर खाद से 7,367 करोड़ की आय प्राप्त हुई थी हमारे देश को, जो कि धीरे धीरे ये वर्मी कंपोस्ट को कम करके अब क्या है, केमिकल का ज़्यादा यूज़ करते हैं फसलों के लिए, तो फसल भी आपके भूमि की उर्वरता भी ख़त्म होती है। फसलें तो जल्दी उत्पादित हो जाती हैं लेकिन वो हानिकारक होती हैं, हमारे शरीर में थोड़ी सी मात्रा में जाती हैं। और ये वर्मी कंपोस्ट जो रहता है, पशुओं से मलमूत्र के द्वारा जो खाद बनाई जाती है, जिनसे फसलें उगाई जाती हैं, ये बहुत ही लाभदायक होती हैं। इससे हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं होता, और साथ ही भूमि की उर्वरता भी बने रहती है, उनकी उर्वरक क्षमता भी ख़त्म नहीं होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है। और इसके अलावा एक बात और बता दूं कि अभी हमारे देश के, ठीक है, हमारे स्टेट के सीएम भूपेश बघेल जी क्या किए हैं, इसीलिए गौमूत्र और गौ गोबर के जो खाद हैं उनको खरीदना के लिए नियम लागू किए हैं, कि ताकि उनको फिर से खरीद करके वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाए और खेतों में उपयोग हुआ जाए। जो प्राचीन ज़माने में जिस तरह से खेती की जाती है उसी तरह से खेती करने को अभी भी वो बढ़ावा देने के लिए इस तरह का नियम लागू किए हैं। चौथा पॉइंट इसमें दिया है यातायात में उपयोग, यूज इन ट्रांसपोर्ट। बैल, घोड़ा, ऊंट, खच्चर व गधे यातायात तथा माल ढोने के लिए उपयोग किए जाते हैं। सभी जानते हो बैल, घोड़ा, ऊंट, खच्चर और गधा ये सब यातायात के लिए, एक जगह एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए या किसी वस्तु को ले जाने के लिए उपयोग में की जाती है। केवल गौवंशीय पशुओं के द्वारा ही 6 मिलियन टन पेट्रोलियम की बचत होती है। क्या बोला कि जो गौवंशीय, जो गाय के वंश के और भी प्रजाति होते हैं पशु, जिनका यातायात में या विभिन्न तरह के कार्यों में उपयोग किया जाता है, जिन पशुओं का, उन पशुओं के उपयोग से 6 मिलियन टन पेट्रोलियम की बचत होती है। अगर हम किसी तरह के वाहन का उपयोग करेंगे तो पेट्रोल खर्च बहुत होगा, बहुत पेट्रोल निकलेगा, और पेट्रोल क्या है, एक सीमित मात्रा में उपस्थित है पृथ्वी में। ज़्यादा उपयोग होने से इसकी क्या होगी, मात्रा ख़त्म हो सकती है, लेकिन पशुओं का उपयोग करने से इसकी मात्रा कभी ख़त्म होने वाली नहीं है।
ये प्राकृतिक देन है। तो इसके उपयोग करने से पेट्रोल की भी बचत होगी और साथ में हमारा इससे जो प्राप्त होने वाले आपकी वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट हैं, उससे कई सारे वस्तुओं का निर्माण हो सकता है और कई सारे पोषक तत्व हमको प्राप्त हो सकते हैं। तो पशुओं का उपयोग यदि खेतों में किया जाता है, खेतों के हर कार्य के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा लाभ ही लाभ होता है, जिसका वार्षिक मूल्य 40,000 मिलियन रुपए है। ठीक है। पेट्रोलियम की बचत होती है 6 मिलियन टन, उसकी वार्षिक मूल्य यदि हम देखते हैं तो 40,000 मिलियन रुपए होता है। अगर हम ट्रैक्टर या पेट्रोल वाली गाड़ियों का उपयोग करते हैं तो उसके जगह यदि पशुओं का उपयोग करते हैं तो इतना पैसा की बचत हो जाती है हमारे देश में, ये कही गई है इसमें। तो ये तो हो गया इतना। अब इसके बाद अगला पॉइंट हम देखेंगे, इसी में है ईंधन की प्राप्ति। ईंधन की प्राप्ति अगले स्टेप में देखते हैं हम।